मैं अजय कुमार, वक्ता भौतिक विज्ञान, शांति देवी इंटर कॉलेज पहाड़ी, चित्रकूट। नमस्कार बच्चों, आज आप भौतिक विज्ञान में चैप्टर 5 में इलेक्ट्रिक कंडक्शन वाले चैप्टर में अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति समझेंगे। जैसा कि हम पिछले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ओम का नियम क्या है, एक बार हम फिर रिपीट किए देते हैं। ओम का नियम, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदला जाए तो उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट उस कंडक्टर का, उस चालक का रेजिस्टेंस कहलाता है। ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, V/I इज इक्वल टू R। वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इस नियम को हमें अनुगमन वेग के आधार पर प्रूफ करना है, उसको प्राप्त करना है। देखिए, अनुगमन वेग हम आप सभी को जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि अगर किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लो पोटेंशियल वाले सिरे से हाई पोटेंशियल वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म वेग से, और वो वेग कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट वेग से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल वाले सिरे की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। उस नियत सूक्ष्म वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग बोलते हैं, इसको Vd के द्वारा डिनोट करते हैं। तो अब इसी के आधार पर हमें ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना है, तो इसलिए इसको ध्यान से आप समझिए। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछा भी जाता है। इसके लिए क्या करना है, आपको मान लेना है कि एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, एक चालक है कोई, और इस चालक की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं L है, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है। इस चालक के सिरों पर हमने वोल्टेज लगाया V, ये चालक के सिरों का वोल्टेज लगाया, ये वोल्टेज है V, और जब V वोल्टेज लगाया तो इसमें मान लीजिए I करंट प्रवाहित हो रहा है, इस चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार है, उसकी लंबाई L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसके सिरों पर हमने V विभवांतर लगाया, V विभवांतर लगाने से इसमें धारा का प्रवाह हुआ। V विभवांतर लगाने से ये जो चालक दिख रहा है, इस चालक के प्रत्येक पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट इस चालक के होंगे, उस चालक के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट हो जाता है। जैसे ये चालक के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाता है। फोर्स लगाता है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह होता है। ये हम लोग अभी जब अनुगमन वेग हम आप समझ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करेगा। देखिए, करंट की डायरेक्शन हमने ये दिखाई है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और ये Vd वेग से मूव कर रहा है। ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे मूव करता है, इसमें करंट ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, अगर इस I का मान अगर हम देखें तो चालक में धारा I बराबर NeAVd। इस चालक के अंदर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। n E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और Vd फ्री इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये हम लोग रिलेशन पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर अनुगमन वेग Vd है और हमको धारा ज्ञात करनी हो तो धारा I बराबर NeAVd होता है। इसको संबंध नंबर 1 मान लिया गया। अब
हमने देखा कि हमने इस चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाया था। V विभवांतर लगाने से इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हुआ। तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट हुआ ये देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है E बराबर V अपॉन L, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव बटे दूरी। इसी वाले सूत्र से हमने ये निकाल लिया है E इज इक्वल टू V अपॉन L। इसके सिरों पर विभवांतर हमने V लगाया है, इसकी लेंथ L है, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इज इक्वल टू V अपॉन L। अब जब इस चालक के अंदर E इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया और इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल पर यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ये फोर्स लगाएगा। यहां पर आप लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, या इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल। अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो आपने पढ़ा है फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। अगर Q आवेश E इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। अब यहाँ ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू E। ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल का मान हो गया, F बराबर E इंटू E। यहां पर E के स्थान पर हमको V अपॉन L लिख देना है, तो ये फोर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा E V अपॉन L, ये फोर्स आया। अब हमने देखा कि जब फ्री इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगने लगा तो फोर्स लगने के कारण अगर हम देखें कि किसी भी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। वो एक्सेलरेशन मान लेते हैं a है। उसके लिए माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है, तो उत्पन्न त्वरण A इज इक्वल टू F अपॉन M। न्यूटन का नियम है ये, F इज इक्वल टू ma। वहीं से हमने A इज इक्वल टू F अपॉन M निकाला है। यहां F की हम वैल्यू रख देंगे ये वाली, तो आपको मिलेगा A इज इक्वल टू F के स्थान पर EV अपॉन L रखेंगे और ये M नीचे है और ये बन जाएगा आपका EV अपॉन ML। ये हमारा त्वरण निकल आया। अब देखें इन फ्री इलेक्ट्रॉनों में त्वरण आ गया। त्वरण के आने से क्या हुआ, इनके वेग बदल जाएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। त्वरण के उत्पन्न होने से फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो वेलोसिटी होगी वो बदल जाएगी। अगर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मीय वेग था, इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग वो मान लीजिए U1 है, दूसरे किसी का U2, तीसरे किसी का U3, इस प्रकार से है। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 है, तो
तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसके वेग में a टाउ की वृद्धि होगी। अब a तो हो गया एक्सेलरेशन, ये टाउ क्या है? ये टाउ जो है, जब भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन किसी चालक में गति करता है तो बार बार वो धन आयनों से टकराता है, जिससे उसका वेग, उसकी गति की दिशा बदल जाया करती है। लेकिन जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जा करके बार बार धन आयनों से टकराता है। टकराने पर ये अपना वेग बढ़ा देता है, पहले घटाता है, उसके बाद चूंकि बैटरी लगा रखी है तो उसका वेग जो का त्यों फिर से वही आ जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 है, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसका जो वेग है, इसके वेग में a टाउ की वृद्धि हो जाएगी। और ये जो टाउ है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा हुआ समय है। दो धनायनों से जब टकराता है इलेक्ट्रॉन, तो एक से टकराया फिर दूसरे से टकराया, इन दोनों टक्करों में जितना समय लगता है वो है टाउ। आपने गति का पहला समीकरण पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस at। यहीं से हमने इसको निकाला है कि अगर प्रारंभिक वेग उसका u1 है और त्वरण हमारा a उत्पन्न हुआ है, टाइम t लगा है, तो उसका अंतिम वेग हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1। ये वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसके वेग में a टाउ की वृद्धि होगी। तो इस रिलेशन को आप देखें तो उसका वेग जो होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1 किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अन्य इलेक्ट्रॉनों का वेग भी इसी प्रकार से होगा। अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग u2 प्लस a टाउ 2, u3 प्लस a टाउ 3, u4 प्लस a टाउ 4, लास्ट तक इस प्रकार से चला जाएगा। n इलेक्ट्रॉन है चूंकि un प्लस a टाउ n। ये थोड़ा सा थ्योरी आपको याद रखनी है कि पहले जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग कितने थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद फोर्स लगा, फोर्स लगाने से त्वरण उत्पन्न हुआ। जब त्वरण उत्पन्न हो गया तो सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग u1 थे, u2, u3, u4, un थे। लेकिन अब ऐसा त्वरण उत्पन्न होने के बाद उनके जो वेग हैं u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2, u3 प्लस a टाउ 3, ये उनके वेग लास्ट में हो जाएंगे। अब इन समस्त लास्ट वाले जो वेग हमको निकाल रखे हैं हमने, इन सभी वेगों का जो औसत होता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल होता है। इन सभी वेगों का हम औसत निकालेंगे, उस औसत को हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर कर देना है। मतलब vd अगर हमको चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इन सभी वेगों का औसत, तो सभी को जोड़ करके n का भाग देना है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या n मानी है। तो देखिए vd बराबर हो जाएगा un प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस a टाउ n और बटे में, पूरे के बटे में n। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। vd इज इक्वल टू u1, u2, u3, un को अलग कर लेना है। तो ऐसा हो जाएगा ये u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन n और प्लस a टाउ 1, a टाउ 2, a टाउ 3, जितने भी a टाउ वाले होंगे टर्म्स,
उसमें से सभी में से ए को कॉमन ले लेना है। तो जब ए कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n अपॉन n। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पहले वाले ऊष्मीय वेग थे उन सभी ऊष्मीय वेगों का औसत आ गया, और यहां पर आपने देखा जितने भी टक्करों के बीच में जो टाइम लग रहा था उन सभी टाइमों का औसत आ गया। समस्त ऊष्मीय वेगों का औसत शून्य होता है। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं किसी चालक के सिरों पर, किसी भी चालक को विभवांतर न लगा करके विभवांतर नहीं लगाते हैं, तो जितने भी ऊष्मीय वेग होते हैं समस्त ऊष्मीय वेगों का जो औसत होता है वो औसत शून्य होता है, क्योंकि उसमें कोई भी धारा भी प्रवाहित नहीं होती है। हम जानते हैं कि ऊष्मीय वेग जो होते हैं वो धारा प्रवाहित नहीं करते क्योंकि उनकी गति उस समय अनियमित होती है। जब हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में चलते हैं जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उस समय जो वेग होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ऊष्मीय वेग धारा नहीं प्रवाहित कर सकता, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण धारा प्रवाहित होती है। इसको देखेंगे, समस्त ऊष्मीय वेगों का जो औसत है वो 0 होगा। Vd इज इक्वल टू, इसके स्थान पर पूरे के स्थान पर हम 0 लिखेंगे, प्लस a समस्त टक्करों के बीच में जो टाइम लगा था उसका जो औसत होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब इसको हम लोग शांति काल कहेंगे। समस्त टक्करों के बीच में जो औसत होता है उस औसत को हम लोग शांति काल बोलेंगे, तो इसको हम केवल टाउ लिख देंगे। तो ये हो गया आपका टाउ। तो यहां से आपको Vd इज इक्वल टू ए टाउ मिला। Vd बराबर ए टाउ। इसको मान लेते हैं हम संबंध नंबर 2। यहां जो a आया है इस a के स्थान पर इस एक्सेलरेशन का मान रख देना है। जो त्वरण का मान आपका आया था ये बराबर ev अपॉन ml, ये मान उठा करके आपको यहां रख देना है। तो आपको अब यहां देखते हैं थोड़ा सा, Vd इज इक्वल टू, यहां पे देखिए a है और a की वैल्यू ये है ev अपॉन ml, ये उठा करके वहां रखेंगे तो आपको मिलेगा Vd इज इक्वल टू ev अपॉन ml इंटू टाउ। ये देखिए Vd इज इक्वल टू ए टाउ था, इस रिलेशन में a की वैल्यू हमने पुटअप कर दी। यहां पे आप लिख भी सकते हैं संबंध 1 में, सॉरी ये संबंध 2 में a का मान रखने पर, इस वाले संबंध में हमने a का मान रख दिया तो Vd बराबर आपको इस फॉर्म में हमको मिल गया। ये आपका Vd का एक फॉर्मूला ऐसा है जो वोल्टेज और शांति काल के पदों में है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब इस Vd की वैल्यू हमको संबंध नंबर 1 में रखना है। देखिए रखते हैं, Vd का मान संबंध 1 में रखने पर संबंध 1 में रखते हैं। देखिए I बराबर n e a और Vd के स्थान पर ev अपॉन ml इंटू टाउ। इस वाले रिलेशन में Vd का हमने मान रख दिया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू n, e और e का मल्टीप्लाई कराएंगे, e स्क्वायर a टाउ अपॉन ml और यहां पर v। n e और e का मल्टीप्लाई कराया, e स्क्वायर a टाउ को अंदर लाए, v को बाहर लिख दिया हमने बटे में ml। इस v को इधर लाए, या एक काम करें I को उधर ले जाएंगे और ये आ जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से आपका मिलेगा v अपॉन I इज इक्वल टू ml अपॉन
एन ई स्क्वायर ए टाउ। देखिए ये आया ऊपर, ये नीचे आ गया और v के बटे में i आ गया। अब v अपॉन आई तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहां देखेंगे ये पूरा का पूरा दिए गए टेम्परेचर के लिए, अगर टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा था, चालक की भौतिक अवस्था को नहीं बदला था, m इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है, चालक की लंबाई कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदल रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी, अगर आपने ताप नहीं बदला इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदल रही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट है, चालक का एरिया कांस्टेंट है, और अगर आपने टेम्परेचर नहीं बदला है तो शांति काल भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये सारा का सारा आपका कांस्टेंट है। ये इस कांस्टेंट को अभी ऐसा करिए, इसको कांस्टेंट लिखिए और ये कांस्टेंट आपका r के बराबर, ये ओम का नियम है, v अपॉन आई इज इक्वल टू r। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमको पहले क्या निकालना है। पहले धारा का मान आप लिख लेंगे, चालक के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि हमने विभवांतर लगाया तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से त्वरण उत्पन्न होगा, और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो उनके जो वेग थे वो बदल जाएंगे। पहले का वेग u1 u2 u3 जो भी रहा हो, लेकिन त्वरण के उत्पन्न होने के बाद उसका वेग बदल जाएगा। और इस प्रकार से हम इस डेरिवेट को कंप्लीट कर लेंगे, और ये ओम का नियम है। अब इस पूरे टॉपिक से आपको एक काम करना है, एक होमवर्क है आपके लिए। आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ओम का नियम भी आपको याद कर लेना है, और इस डेरिवेशन में जहां भी परेशानी आएगी वो आप नेक्स्ट टॉपिक में, जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप इस पर चर्चा कर लेंगे। थैंक यू।